अब कैसी है वो? शुक्र है जिंदा बच की। जहनी हालत भी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएगी। अगर बेहतरी महसूस ना हो तो किसी साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखें, जो कुछ भी हुआ सबसे पहले आप लोगों को सबको बोलना पड़ेगा, तब भी आप लोग इसे इस ट्रामा से बाहर निकाल सकेंगे। ऐसे हालात में घर वालों की सपोर्ट सबसे ज़्यादा अहम होती है। जी बेफिक्र रहें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी हर मुमकिन मदद करूंगी। माँ पारा फ़ोन पर बात कर रही थी और अरूज इसकी एक तरफा गुफ्तगू सुनती वक्फे वक्फे से अदा किए जाने वाले जुमलों से बात को समझने की कोशिश करने के बावजूद कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? माँ पारा कॉल से फारिग हुई तो इसे अपनी तरफ देख कर टोका। तुम कुछ मशकूक नहीं होती जा रही? तुम कब से पुलिस में भर्ती हो गई हो कि हर बंदे को शक की नज़र से देखती हो? माँ पारा ने इसे टाला और फिर वक्त देखते हुए बोली, ये आज तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? शूटिंग पर नहीं जाना? नहीं। रोज ये कहकर आराम से बिस्तर पर नींद दराज हो गई। क्या मतलब नहीं? कल तो तुम्हारे पास कॉल आई थी कि आज शूट है, मिट्टी डालो शूट पर। जिस चक्कर में मैंने इस काम से उलझी वो हल हो गया है। फिर क्या ज़रूरत पड़ी है अखबार होने की? हम अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं। वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, इस बार हमारे पास इनके लिए कोई प्लान नहीं है, लेकिन तुम्हें शूट पर जाना चाहिए। तुम्हारी कमिटमेंट इन लोगों के साथ है। माँ पारा अभी तक इस मौजू पर थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो वैसे भी भर्ती का ही रोल है। हो सकता है वो मेरे ना जाने पर भी शुक्र अदा करें। रोज के इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया और वो बिस्तर पर नींद दराज पड़ी रही। फजूल बात मत करो, इस रोल को हासिल करने के लिए तुमने सारा से सिफारिश कराई थी और अपने मोबाइल की कुर्बानी भी दी थी। अब तुम एकदम से इसे कैसे छोड़ सकती हो? माँ पारा के अंदाज से जाहिर था कि इसे इसका फैसला कथित तौर पर पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, ये सारे चक्कर नेहा के मसला हल कराने के लिए था। अब जबकि मसला हल हो गया तो मैं क्यों वहाँ जाऊँ? सारा से मैं मारूफ कर लूँगी। और रही मोबाइल की बात, तो वो केस खत्म होने के बाद मुझे वापस मिल ही जाएगा, वरना डैडी नया दिलवा देंगे। और रूही टफ से मास्क नहीं हुई। तुम्हें वहाँ जाना होगा, फटाफट उठो और तैयारी करो। मैं भी तैयार हो रही हूँ। अजीब ज़बरदस्ती है। मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं करना कोई ड्रामा शामा। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? रोहित ने हफ्के का इजहार किया। इसलिए पीछे पड़ी हूँ कि इस सारे चक्कर में एक लड़की मौत के मुंह में चली गई है और इसे इस दलदल से निकालने के लिए हमें हाथ आगे बढ़ाकर इसकी मदद करनी होगी। माँ पारा के लहजे से बेवक्त वक्त गम गुस्सा झलक रहा था। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? और रोहित ने हैरत से देखा। नताशा? कौन नताशा? वही जिसका मोबाइल फर्स्ट डे तुम्हारे साथ चोरी हुआ था। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो मौत के मुंह में है? आई थिंक फर्स्ट डे के बाद तो दोबारा हमारी इससे मुलाकात भी नहीं हुई। मेरी हुई थी। माँ पारा ने गोया किसी जुर्म का एतराफ़ किया। कब, कैसे और क्यों? मैंने तुम्हारे मोबाइल से इसका बल्कि उन चारों लड़कियों के एड्रेस लिए थे जिनके मोबाइल उस रोज़ तुम्हारे साथ चोरी हुए थे। माँ पारा ने एतराफ़ किया। और रोज आजकल अपने पुराने मोबाइल सेट से गुजारा कर रही थी। तुम्हें इस सब की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए। तुम क्या मतलब? तुमने खुद डैडी से कहकर मोडी को सबूतों समेत गिरफ्तार करवाया और अब शायद ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मोडी असल मुजरिम नहीं है। रोज को इसकी बात से बरकी झटका सा लगा। जुर्म जारी है, इसलिए कहा जा सकता है कि अभी हम असल मुजरिम तक नहीं पहुंचे। पहलियों में बात करने से बेहतर है कि सब कुछ वक्त दो। और रोज जल्ला से गई। मैं इन चारों लड़कियों से मुलाकात के लिए गई थी, बाकी तीन की तरफ तो हालात नॉर्मल थे, लेकिन नताशा के बारे में पता चला कि इसने खुदकुशी की कोशिश की है और इसे इसके घर वाले अस्पताल लेकर गए हैं। मैं अस्पताल जाकर इन लोगों से मिली थी। बहुत मुश्किल से इसका भाई बात करने पर राजी हुआ है। इसने मुझे बताया कि इन्हें खुद भी मालूम नहीं कि नताशा ने यह हरकत क्यों की है। घर में कोई ऐसा मसला ही नहीं कि ऐसी न बताती। हाँ, नताशा खुद कुछ दिन से उलझी चुपचाप दिखाई दे रही थी, लेकिन इसकी वजह यह भी समझी गई कि चूंकि वो ऑडिशन में कामयाब नहीं हुआ इसलिए उदास है। नाकामी पर उदासी नॉर्मल है, लेकिन खुदकुशी का तो तस्वर नहीं किया जा सकता। लोग नाकामी की सूरत में भी खुदकुशी कर लेते हैं। आए दिन ऐसे केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। और रोहित ने सारी बात सुनकर इससे इख्तिलाफ किया। ऐसा अमूमन वहाँ होता है जहाँ फैमिली सपोर्ट ना करती हो। नताशा की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। इस दिन ऑडिशन के लिए भी इसका भाई से ड्रॉप करके गया था। फिर क्या वजह बनी इसकी खुदकुशी की? रूज हैरान हुई। मैं नताशा के भाई की मदद से इसके करीबी सहेली तक जा पहुंची। इस सहेली को कुरेदने पर इंकशाफ हुआ कि नताशा को ब्लैकमेल किया जा रहा था। बुनियादी तौर पर नताशा अपने ही हुस्न से इश्क करने वाली लड़की थी और इस इश्क में इसने अपनी कुछ ऐसी वीडियोज़ बना रखी थी जिन्हें नाज़ेबा कहा जा सकता है। इसकी सहेली के मुताबिक इसकी वो वीडियोज़ किसी के हाथ लग गई थी और इनकी बुनियाद पर वो इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। जाहिर है इसके पास रुपया पैसा तो कुछ ऐसा हाथ ना था, लेकिन इससे मुतालबा किया जा रहा था कि वो ब्लैकमेलर से मुलाकात करे। नताशा बच्ची नहीं थी कि इस मुलाकात के नतीजे ना समझ पाती, इसलिए जब इस पर हद से ज़्यादा दबाव बढ़ा तो इसने खुदकुशी में अपनी निजात ढूंढी। माँ पारा ने इसे मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। फिर अब आगे क्या प्लान है? नताशा थोड़ी सी और बेहतर हो जाए, फिर इसे ही चारा बनाकर मुजरिम तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। नेहा से बात करें, हो सकता है इससे कोई मदद मिल जाए। और रोहित ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, इसको रहने दो। इसने खुद तुम्हें बताया था कि सब ठीक हो चुका है। जब सब ठीक हो गया तो हम इसके जरिए ब्लैकमेल तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमें फिलहाल नताशा को ही फोकस करना होगा। नताशा का भाई बता रहा था कि इसके फ़ोन पर कई बार अननोन नंबर से कॉल आई हैं। वो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से कॉल काट दी जाती है। मैंने इससे वो सारे नंबर्स लेकर डैडी के हवाले कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन शायद वो नंबर ट्रेस हो जाए। माँ पारा ने इसकी तजवीज़ रद्द करते हुए वजूहात भी बता दी।
तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, बाला ही बाला इतना कुछ कर गई और हम में से किसी को खबर नहीं होने दी। रोज ने इससे शिकवा किया। मैं तो बस एवं ही अपना शक दूर करने के लिए इन्वॉल्व हुई थी, अंदाजा भी नहीं था कितना कुछ निकल आएगा इस केस में। वहाँ पारा ने सफाई पेश की। मतलब ये है कि हमें बाकी मानदा वेकेशन भी इस केस पर काम करते हुए गुजारनी है, इसलिए अगर किसी के जहन में कोई और ख्याल है तो वो इसे पूरी तरह निकाल दे। हाँ जी, बिल्कुल यही मतलब है। वहाँ पारा ने जोर शोर से इसकी तायद की तो तुमने ग्रुप के रूल्स के खिलाफ हरकत है, लेकिन तुम्हारी नीयत नेक है, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिका आलिया, वरना मुझे डर था कि कहीं आप इस जुर्म पर मुझे दीवारों में न चुनवा दें। लुबना की तरफ से माफी का ऐलान सुनकर माँ पारा ने अनारकली जैसी टोन में इसका शुक्रिया अदा किया तो वो सब हंस पड़ी। मुसखरापन छोड़ो और ये बताओ कि आगे क्या करना है। क्या नताशा और इसके घर वाले ताउन के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, इसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तावन नहीं करेंगे तो बेटे की जान और इज्जत से हाथ धो बैठेंगे। वहाँ पारा ने संजीदा लहजे में रोशनी के सवाल का जवाब दिया। और वो मिस्टर मूडी, वो क्या कहता है? उसके बयान में कोई तब्दीली आई नहीं। वो अब तक इसी बात पर अड़ा हुआ है कि किसी ने इसे फंसाने की कोशिश की है और इस पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। मौजूदा हालात में वो सच्चा ही महसूस हो रहा है। यकीनन इसके लोगों में कोई काली बेड़ है जिसने इसे फंसाने की कोशिश की है। वहाँ पारा ने राय दी। किसी की तरफ से इसकी राय की तायद या तरदीद होती इससे कबल ही रोज के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देने लगी। नेहा काले, लाओ मुझे तो मैं बात करती हूँ। काले का नाम सुनते ही माँ पारा ने फोन झपट लिया। हेलो, हाँ नेहा, मैं माँ पारा बोल रही हूँ। रोज शावर ले रही है तो मैंने सोचा तुम्हारी कॉल मैं पिक कर लूँ। कैसी हो पारो? बहुत दिन हुए तुमसे मुलाकात नहीं हुई। नेहा ने बड़े हिलाक से पूछा। भाई तुमने कभी याद ही नहीं किया। हाँ, वो बस 24 की मसरूफियात है, सब पुराने दोस्त छुड़वा दिए गए हैं। नेहा ने बीजती हुई आवाज़ में कहा। बुजुर्ग कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो देख लो मुश्किल में ही पुराने दोस्त काम आए। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम लोगों ने मेरी जितनी बड़ी मुश्किल हल की है, इसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। इसने आजिज़ी से कहा। दोस्तों का शुक्रिया थोड़ी अदा करते हैं यारा, दोस्तों पर तो हक होता है। माँ पारा ने अपनायत भरे लहजे में जवाब दिया। ये भी बस तुम लोगों का हलाक है कि मुझे निकम्मी को अभी तक अपना दोस्त मानती हूँ, वरना मैं तो तुम लोगों से रब्ता तक ना रख सकी। वो शर्मिंदा सी थी। इट्स ओके यार, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं। शोहरत के लिए इंसान को कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं और पुराने दोस्त छोड़कर नए दोस्त भी बनाने पड़ते हैं। माँ पारा ने इसे तसल्ली दी। शुक्र है तुमने इस बात को समझा, वरना आमतौर पर लोग ताने ही देते रहते हैं। खैर जाने दो इस बात को। ये बताओ कि कुछ पेशरफ्त हुई? इस मोडी हबीस ने अपना जुर्म कबूल किया है या नहीं? पुलिस तफ्तीश कर रही है, आज नहीं तो कल तस्लीम कर ही लेगा। मैं जल्द से जल्द इसे इंजाम तक पहुंचना देखना चाहती हूँ। इस तरह इसने मेरे दिन रात का सुकून तबाह किया था, अब इसके लिए भी ज़रा सी गुंजाइश मौजूद नहीं रखनी चाहिए। जुर्म साबित हो गया तो इसे सख्त सज़ा से कोई बचा नहीं सकता। डैडी इस केस में पर्सनली इंटरेस्टेड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल से कहना किसी छूटने ना दे, वरना ना जाने किसी और की ज़िंदगी दोबार कर देगा। इसके लहजे में मूडी के लिए बहुत शदीद गुस्सा था। क्या तुम्हें इससे पहले शक था कि वही तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? पहले तो नहीं था, लेकिन जब एक सोर्स से इसके रेस्टोरेंट में खुफिया कैमरों का पता चला तो लगा कि जब कोई शख्स इतना गंदा धंधा कर सकता है तो दूसरा इसके लिए कौन सा मुश्किल काम है। अपने सोर्स के बारे में कुछ बताओगे? मपारा ने पूछा। सॉरी यार, मैं नहीं बता सकती, मैंने प्रॉमिस किया था कि इससे इसका नाम नहीं लूँगी। नेहा ने माजरत कर ली। इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मपारा ने इसरार नहीं किया। अच्छा तो मुझे इजाज़त दो, लेकिन ख्याल रखना कि केस के मतलब मुझे अपडेट देती रहो। नेहा ने ताकीद की और एक आध मजीद रस्मी गुफ्तगू के बाद फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कहीं तुम इसे नताशा के बारे में कुछ बता ना दो, इसलिए खुद इससे बात करना मुनासिब समझा। रूज को इसका मोबाइल वापस करते हुए मपारा ने इसकी उलझन दूर कर दी। क्या तुम नेहा पर शक कर रही हो? रोशनी ने फौरन सवाल कर दिया। शक के दायरे से मोडी समेत अभी कोई बाहर नहीं है। जब तक असल मुजरिम नहीं पकड़ा जाता हर शख्स मशकूक है। इड्डी तो बड्डी जसूसन बंद कर ये शर्लॉक होम्स फीमेल वेरिएंट और अच्छी मशरकी बीबियों की तरह हमारी हाथ तवाज़ो करो। रोशनी ने इसे शर्म दिलाई। अरूज ज़रा तुम जहमत करो, माँ बदौलत तो फिलहाल सिर्फ गौरो होज करेंगे। इसने टांग पर टांग चढ़ाई और सोफे की पुष्टिका से कमर और सर टिकाकर आंखें मौत कर बैठी कि पोज में महज सुगार की कमी रह गई थी। ख्याल रखना वो किसी सूरत नजर से ओझल ना हो पाए और ना ही किसी को अंदाजा हो कि हम इसका ताकुब कर रहे हैं। डोंट वरी, सब अच्छी तरह से चल रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ताकुब का अंदाजा भी लगा सके। मैं अगले सिग्नल से मुड़ने लगी हूँ, मेरी जगह लेने के लिए लुबना रेडी है। रोशनी ने इसे तसल्ली दी। इन्हें ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ा था और नताशा के पास ब्लैकमेलर की कॉल आ गई। इनकी हिदायत के मुताबिक पहले ही इसने ब्लैकमेलर की खूब मिन्नत समाजित की, यहाँ तक कि अपनी खुदकुशी की कोशिश से भी आगाह कर दिया। फिर इसकी धमकियों के बाद मुलाकात के लिए राजी होगी। अब वो एक ऑनलाइन प्राइवेट टैक्सी के जरिए मुलाकात के लिए जा रही थी। ये मुलाकात कहाँ होनी थी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। सिर्फ इतनी हिदायत दी गई थी कि अपना मोबाइल साथ रखो, मुलाकात के मकाम से रास्ते में आगाह कर दिया जाएगा। मिलने वाली हिदायत पर अमल किया जा रहा था और टैक्सी नताशा को लिए शहर की सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। जिस तरह टैक्सी को इधर उधर घुमाया जा रहा था, इससे यही अंदाजा हो रहा था कि ताकुब का अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए वो चारों भी चौकस थी और अलग अलग गाड़ियों में ताकुब का सिलसिला जारी रखे हुए थे। ये पुलिस चोर का खेल तकरीबन 1.25 घंटे बाद उस वक्त खत्म हुआ जब टैक्सी को नताशा को एक मशहूर होटल के करीब उतार कर आगे बढ़ चुकी थी। इस वक्त रोशनी इसके करीब मौजूद थी। इसने बाकी तीनों को ड्रॉपिंग पॉइंट के बारे में आगाह किया और खुद कदर हैरत से नताशा की तरफ देखा जो अभी तक बाहर ही खड़ी थी और होटल की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया था। नताशा के बिल्कुल करीब
रहना रोशनी, ऐसा ना हो कि वो अंदर जाकर किसी रूम में गायब हो जाए और हमें पता भी ना चले। ये मैं पारा थी जो इसे हिदायत दे रही थी, लेकिन वो तो अंदर जा ही नहीं रही। एक जगह गुमसुम और साकित खड़ी है। रोशनी ने उलझनज़दा लहजे में से जवाब दिया और नताशा की तरफ गौर से देखा। इस बार इसे एहसास हुआ कि नताशा नॉर्मल नहीं है। इसकी फटी फटी सी आंखें सुर्ख और लरजते होंठ किसी अनहोनी का पता दे रहे हैं। लिबास में कुछ मसला हुआ और बेतरतीब था। रोशनी से बर्दाश्त नहीं हुआ और यकदम ही दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतरी। ये वो लम्हा था जब सड़क पर एक दोहकल ट्रक नमदार हुआ और तेजी से इसकी तरफ आने लगा। ट्रक को आते देखकर नताशा के गुमसुम वजूद में हरकत पैदा हुई और कदम तेजी से आगे बढ़े। रोशनी ने लम्हे के 1000वें हिस्से में इसका इरादा भांप लिया और इतनी तेज दौड़ी कि जिंदगी में कभी इस रफ्तार से ना दौड़ी होगी। नताशा खुद को ट्रक के आगे डालती, इससे कबल वो इससे टकराई और इसके साथ इसे लेती हुई सड़क के किनारे पर गिर पड़ी। कई राहगीरों ने यह मंजर देखा और तेजी से इनके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इस हजूम से बेनियाज नताशा जोर से चीखने और रोशनी को धकेलने लगी। हटें, सब पीछे हट जाएं, क्यों तमाशा लगाकर खड़े हो गए हैं यहाँ। मापारा जो दूर से सारा मंजर देख चुकी थी, गाड़ी रोककर तेजी से हजूम के दरमियान पहुंची और लोगों को जड़ा। तमाशा हमने नहीं, लड़कियों ने लगा रखा है बीबी, और नहीं तो क्या। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुला, पुलिस मालूम करेगी कि ये क्या चक्कर है। हजूम मर्दों पर मुश्तमिल था, इसलिए एक लड़की की बड़क पर मुंतशिर होने की बजाय धमकाने पर उतराया था। लेकिन याद रखना कि खुद तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ आने वाले किसी भी पुलिस वाले के लिए सिर्फ मेरे बाप का नाम ही काफ़ी होगा। इसके बाद तुम में से जिसकी तरफ इशारा करूंगी इसके हाथ में हथकड़ी नजर आएगी। मापारा डर की बजाय दबंग आवाज़ में जवाब देने लगी। इस दौरान अरूज और लुबना भी वहां पहुंच गई। उन्होंने सारा देखा, रोशनी और नताशा को खड़ा किया और हजूम से निकाल कर ले गई। मापारा के दबंग अंदाज के बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनकी राह रोकता। कुछ ही देर में वो वहां से निकलकर वापस घर की तरफ रवाना हो चुकी थी।